जय श्री राधे, जय श्री राम। आज 11th का कुछ ऐसा टॉपिक केमिस्ट्री का है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 12th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर का नाम था परमाणु संरचना। उससे कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक उठाए गए जो अक्सर एग्जाम में पढ़ाए जाते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए उसका अध्ययन करते हैं। टॉपिक का नाम है परमाणु सिद्धांत। क्या नाम है? परमाणु सिद्धांत। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परमाणु सिद्धांत के बारे में सबसे पहले कौन कौन बताया है। तो पहले ये समझेंगे कि परमाणु होता क्या है। पहले क्या समझेंगे कि परमाणु क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु के बारे में हम लोग समझेंगे कि पदार्थ का हुआ अति सूक्ष्म कण, पदार्थ का हुआ अति सूक्ष्म कण जिसे हम अविभाज्य, जिसको हम नहीं काट सकते, भाज्य नहीं कर सकते हैं, मतलब जो अविभाज्य है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले बताए हैं भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद बताए हैं। क्या बताए थे कि जो दुनिया में कोई भी वस्तु है, दुनिया में जितना भी वस्तु है वो क्या है? अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। क्या बना है? अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परंतु महर्षि कणाद के बाद एक डाल्टन नामक वैज्ञानिक आए। वो 1808 ईस्वी में परमाणु के बारे में क्या बताया है कि वो वस्तु के बारे में बताया और ये पदार्थ उसका नाम रख दिए कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने और वह अति सूक्ष्म कण क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। और इसी को कहा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसी को क्या कहा जाता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने अपने मत में 5 सिद्धांत, 5 पॉइंट के बारे में बताया। पहला पॉइंट कहता है कि पदार्थ जो है सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है। और ये जो इनका पहला पॉइंट है, यही इनका पहला क्या है? डिफिनेशन है। कहते हैं कि पदार्थ जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जो क्या है? अविभाज्य, जिसको हम काट नहीं सकते हैं, भाज्य नहीं कर सकते हैं। और इसी अविभाज्य कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है। यानी कि वह जिसे काटा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। तो ये इनका पहला पॉइंट था और यही इनका क्या था? डाल्टन सिद्धांत। अगर जो कोई पूछे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो बताना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है? अति सूक्ष्म कणों से मिलकर, अविभाज्य कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहता है, यहाँ देखिएगा, कह रहा है किसी एक तत्व के सभी परमाणु हर तरह से क्या होते हैं? सदृश होते हैं, मतलब दिखाई देने योग्य होते हैं, किंतु अन्य तत्वों के परमाणुओं से कम द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। मतलब दिखाई तो देंगे सबके जैसा, एक ही प्रकार के अगर जो परमाणु है तो वो सदृश होंगे, दिखाई देंगे, परंतु क्या होते हैं कि जो अलग अलग तत्व है उनके जो द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये कौन बताए हैं? डाल्टन बताए हैं। ये डाल्टन का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कहता है कि परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही क्या होते हैं? विनिष्ट किए जाते हैं। लगभग सभी 11th 12th और 9th क्लास का मोस्ट फेमस क्वेश्चन है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो बस इतना ही इसमें याद रखना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ जो होते हैं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम ना तो क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? भाज्य कर सकते हैं। ये क्या है? अविभाज्य। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि जो परमाणु होते हैं हर तरह से क्या होते हैं? सदृश होते हैं, दिखाई देने योग्य होते हैं। और तीसरा इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि परमाणु ना तो क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं और ना इसको हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। चौथा पॉइंट कहता है कि रासायनिक परिवर्तन। देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक भौतिक परिवर्तन होती है, एक रासायनिक परिवर्तन होती है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक क्या परिवर्तन क्या होता है, अभी बताते हैं। वैसा परिवर्तन जहाँ पर कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल गया है और वह पुनः अपने रूप में नहीं आवे, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। परंतु अगर जो कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो गया और पुनः वह पहले पदार्थ में आ जाए तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बर्फ जमा हुआ, वो पानी में बदलेगा और पानी क्या चीज़ में बदलेगा? बर्फ में बदलेगा। यानी ठोस से द्रव और द्रव से क्या चीज़ में बदलेगा? ठोस में बदलेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार के, रासायनिक परिवर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हो गया परिवर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो वही चौथा नंबर में कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है अपनी परमाणु निजी सत्ता बनाए रखती है। यानी अगर जो परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक केमिकल हो रहा है परिवर्तन,
तो उसमें क्या है, उसकी जो अपनी निजी सत्ता है, जो अपना इम्पोर्टेंस है, वो क्या करती है, बनाए हुए रखती है। ये इसका क्या है, चौथा पॉइंट है। ये इसका क्या है, चौथा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है एवोगाड्रो संख्या। क्या है, एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या के बारे में लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है। एवोगाड्रो संख्या क्या है ये नहीं पूछता है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है ये पूछता है। तो समझिएगा कि क्वेश्चन में ही आंसर है, कह रहा है एवोगाड्रो का नियम। क्या कह रहा है, एवोगाड्रो लॉ। यानी कि एवोगाड्रो नामक एक वैज्ञानिक था जो इस नियम को प्रतिपादित किया था। कब किया था, तो 1811 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1811 ईस्वी में। इनका कहना था कि नियत ताप यानी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो है क्या, इक्वल है। नियत ताप और क्या, दाब। दाब मतलब प्रेशर। जो इसका प्रेशर है उस सभी गैसों के आयतन में क्या होते हैं, समान आयतन में क्या होते हैं, अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी इनका कहने का अर्थ था कि जो नियत ताप रहती है, ताप क्या है, कांस्टेंट है, बदलने वाला, परिवर्तित होने वाला नहीं, और दाब भी है। तो उसमें जो गैस के समान आयतन है, यानी जो गैस के आयतन है उसमें जो अणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। इसी को क्या कहा गया, एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का क्या कहा गया, नियम। इनका नियम का फॉर्मूला होता है V बराबर KN। क्या होता है, V बराबर KN। कहता है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, VN समानुपाती N। तो V को क्या चीज़ से सूचित कर रहा है, गैस के आयतन से। N को क्या चीज़ से सूचित कर रहा है, गैस के अणुओं की संख्या को। और K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा एवोगाड्रो नियम में कि इस नियम का प्रतिपादन एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने ही किया था, जो कि यहाँ दिया हुआ। और कब किया, 1811 ईस्वी में किया था। उनके अनुसार क्या था, एक बार नियत बोलना है, ताप बोलना है, एक नियत दाब बोलना है। यानी कि नियत ताप और दाब पर जो गैस होते हैं और जो उसमें आयतन होते हैं उसमें अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, परिवर्तित नहीं होती है, बदलती नहीं होती है। अगर जो इसकी अणुओं की संख्या x है तो अगला की भी अणुओं की संख्या कितनी होगी, x ही होगी। ये होता है एवोगाड्रो नियम। क्या है, एवोगाड्रो नियम। ध्यान दीजिएगा। और आगे का टॉपिक देखते हैं कि आगे का क्या टॉपिक है। आगे का टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये 11th क्लास का चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही रहता है, रसायन में कार्बनिक का क्या योगदान है। तो पहला भौतिक रसायन, पहला क्या है, भौतिक रसायन है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है भौतिक रसायन में कि इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। जिस रसायन में किसी भी बनने वाले पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है उसके नियम तथा सिद्धांत का जहाँ अध्ययन करेंगे वो क्या कहला जाएगा, भौतिक रसायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कहने का अर्थ हुआ, ये हेडिंग का ये नाम है कि हमारे जीवन में जो रसायन है उसका क्या महत्व है और कहाँ कहाँ महत्व है। तो पहला है तो भौतिक रसायन के रूप में। तो भौतिक रसायन होता क्या है, तो जहाँ पर हम कोई अभिक्रिया हो रहा है और वो किस नियम से हो रहा है, किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, तो जहाँ पे हम नियम और सिद्धांत का अध्ययन करेंगे वो क्या कहला जाएगा, भौतिक रसायन कहलाएगा। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। क्या है, अकार्बनिक रसायन। समझिएगा कार्बनिक और अकार्बनिक में क्या अंतर होता है। कार्बनिक में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में वैसा रसायन जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करेंगे क्या कहलाएगा, कार्बनिक रसायन कहलाएगा। और वैसा रसायन जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक रसायन। क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन में क्या है, कार्बन रसायन। तो वैसा रसायन जिसमें कार्बन यौगिकों का अध्ययन करेंगे क्या कहलाएगा, कार्बनिक रसायन। और वैसा रसायन जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे क्या कहलाएगा, अकार्बनिक रसायन। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है औद्योगिक रसायन। आप देखते होंगे कि औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है, इंडस्ट्रियल जहाँ पे होता है, उद्योग लगा हुआ होता है जहाँ पे, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के केमिकल निकलते हैं। केमिकल इनफैक्ट की केमिकल बनाया भी जाता है। तो जहाँ पे पदार्थों के बृहद पैमाना में यानी बहुत ज़्यादा पैमाना में हम कोई भी केमिकल का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, और किस विधि से हम निर्माण कर रहे हैं उस सभी का अगर जो उद्योग में हम लोग रसायन का अध्ययन करेंगे, रसायन के बारे में जानेंगे, तो वो कहलाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी औद्योगिक रसायन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता है जैव रसायन। जैव का मतलब क्या हो गया, सजीव। जैव का मतलब क्या हो गया, सजीव। सजीव क्या हो गया, सजीव। ध्यान दीजिएगा, जैव का मतलब हो गया सजीव। तो क्वेश्चन में ये आंसर है, कह रहा है कि इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया एवं जंतुओं में जो कार्बन की मात्रा है, रसायन की मात्रा है,
उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव रसायन। क्वेश्चन में आंसर है रसायन का वह भाग जिसमें जैविक यौगिकों जीवधारियों के अंतर्गत जो केमिकल पाए जाते हैं, रासायनिक यौगिक पाई जाती है। केमिकल कहने का मतलब हो गया, माफ करिए, केमिकल का मतलब हो गया जो रासायनिक चीजें पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, जैव रसायन के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कृषि रसायन। क्या, कृषि रसायन। तो क्वेश्चन में आंसर अभी देखिएगा कि जब धान लाने जाते हैं तो किसान लोग, फार्मर लोग क्या करते हैं, धान को रोपते हैं तो उसमें क्या होता है, घास आ जाता है, ग्रास आता है, अनावश्यक खरपतवार आता है। उसको नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या होता है, केमिकल का यूज किया जाता है। तो जहाँ पर कृषि के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के केमिकल जैसे जीवाणुनाशक, जीवाणु को मारने वाला, मृदा संगठन, क्या मृदा संगठन आदि का अध्ययन करेंगे, वो क्या कहला जाएगा, कृषि रसायन। रसायन का वह भाग जहाँ पर कृषि में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों, जीवाणुनाशक, मृदा के जो संगठक है, उर्वरता शक्ति कैसे बनाए रख सकती है, उर्वरता को कम कौन करता है, ये सब जहाँ रसायन का अध्ययन करेंगे क्या कहला जाएगा, कृषि रसायन कहलाएगा। आगे चलते हैं औषधि रसायन। 7वां नंबर में क्या है, औषधि रसायन। फिर से बता रहे टॉपिक का क्या नाम है, हमारे जीवन में रसायन शास्त्र। तो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कार्य हो रहा है, उद्योग यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो रहा है, भौतिक में हो रहा है, जैव में हो रहा है, कृषि में हो रहा है। अब है औषधि रसायन। औषधि मतलब मेडिसिन केमिस्ट्री, और औषधि का मतलब क्या हो गया, मेडिसिन केमिस्ट्री। तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या होता है, पहले औषधि चलता था, तरह तरह के पेड़ पौधे से जड़ी बूटियों का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। अब क्या होता है, अब तरह तरह के क्या होते हैं, जड़ी बूटी का तो निर्माण होता है बट उसी को क्या चीज़ के रूप में बदल दिया जाता है, मेडिसिन के रूप में बदल दिया जाता है। तो जहाँ पर हम मेडिसिन का अध्ययन करेंगे कि मेडिसिन में, औषधि में कौन कौन सा केमिकल प्रयोग हुआ है, तो सभी का अध्ययन कहाँ करेंगे, औषधि रसायन में करेंगे। तो जिस रसायन में औषधियों में होने वाले, प्रयुक्त होने वाले रसायनों का अध्ययन होता है उसे हम कौन सा रसायन कहते हैं, औषधि रसायन कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्लेषिक रसायन। ध्यान दीजिएगा, विश्लेषिक रसायन यानी कोई भी केमिकल है उसका जो हम माप करते हैं, पहचान करते हैं, उसका आयतन क्या है, नहीं है, जो जहाँ अध्ययन करेंगे वो हम क्या कहला जाएगा, विश्लेषिक रसायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विश्लेषिक रसायन कहलाएगा। आगे की ओर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, विश्लेषिक रसायन। अब कहता है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि रसायन शास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बहुत सारा महत्व है। औषधि जो अपोजिट हो, मतलब कि जो हम लोग अभी पढ़ें कि हमारे जीवन में रसायन शास्त्र, तो औषधि के रूप में हो जाता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, पहला है औषधि के रूप में हो गया, भौतिकी रसायन में हो गया, कार्बनिक में हो गया, कृषि में हो गया, विश्लेषिक रसायन में हो गया। तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा क्या करता है, महत्व रखता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ताकि चैनल ग्रो हो और अच्छे से हम पढ़ा पाएँ। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।